Good morning everyone. Today we will start your next topic spontaneous fission या फिर स्टेबिलिटी लिमिट। जो स्पॉन्टेनियस फिजन है उसकी हमें स्टेबिलिटी लिमिट डिफाइन करनी है। ये भी एप्लीकेशन है लिक्विड ड्रॉप मॉडल की। कल हमने लिक्विड ड्रॉप मॉडल की एप्लीकेशन की थी बीटा स्टेबिलिटी की हेल्प से। आज हम कर रहे हैं स्पॉन्टेनियस फिजन से। ठीक है, किसने क्या क्या चीज़ें डिफाइन की थी। पहले अगर बात करें स्पॉन्टेनियस फिजन की, स्पॉन्टेनियस फिजन होता क्या है? विदाउट एक्सटर्नल बोम्बार्डमेंट, मतलब कोई भी एक्सटर्नल उसके ऊपर न्यूक्लियाई है जो उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल बाहर से कोई भी बोम्बार्डमेंट नहीं हुए, इट्स सेल्फ उसमें क्या हो गया, फिजन हो गया। हैवी न्यूक्लियाई जैसे यूरेनियम है वो क्या हो गया, इट खुद पे खुद क्या हो गया, फिजन के अंदर आ गया। ठीक है, तो उसको क्या बोलोगे, स्पॉन्टेनियस फिजन, जिसमें हमें फिजन कराने की जरूरत ना पड़े, खुद से फिजन हो जाए। ठीक है, जो इट्स सेल्फ डन हो। अब स्पॉन्टेनियस फिजन हमारे पास क्या होगा, जैसे हमने बाइंडिंग एनर्जी का वो पढ़ी होगी। तो जब भी एक न्यूक्लियाई है वो फिजन करेगा तो मेरे पास क्या होगा, जो हैवी न्यूक्लियाई है वो फिजन करेगा तो दो में, या फिर मेरे पास नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट उनमें ब्रेक होगा। तो मेरे पास जो न्यूक्लियाई है वो, और जो उसके फिजन के बाद जो फ्रेगमेंट्स आए वो, तो मेरे पास फ्रेगमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियाई की कंपैरिजन में क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्योंकि अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व की बात करूँ तो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी कर्व कैसे होते हैं, ये स्टार्टिंग में पीक वैल्यू को शो करेगा और देन डिक्रीज। ये मेरे पास मास नंबर ए इज इक्वल टू 60 के अबाउट होता है। तो मान ली यूरेनियम की बात कर रहे हैं, यूरेनियम की यहाँ पे कितनी थी, 7.5 समथिंग थी। अगर इसको ब्रेक करेंगे तो 92 समथिंग इधर आ जाएगी। तो मेरे पास इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, आई थिंक 8.8 के अक्रॉस आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब पर न्यूक्लियन मेरे पास क्या होगा, 0.9 समथिंग मेरे पास क्या हो रहा है, बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज़ हो रही है। तो जब भी फ्यूजन होगा तो मेरे पास क्या होगा, वो कंस्टिट्यूएंट में ब्रेक होंगे और उनकी क्या हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, उनके फ्रेगमेंट्स की ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू हैवी न्यूक्लियाई। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक फ्यूजन। सिमेट्रिक फ्यूजन होता क्या है, सिमेट्रिक फ्यूजन भी एक स्पॉन्टेनियस फ्यूजन को शो करेगा, बट सिमेट्रिक फ्यूजन में क्या होगा, जब वो ब्रेक हो गए वो इक्वल फॉर्म में ब्रेक हो गए। मतलब मेरे पास क्या होगा, जैसे यूरेनियम है, जब यूरेनियम ब्रेक होगा तो मेरे पास दो सेम न्यूक्लियाई मिलेंगे। जैसे उसका एटॉमिक नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, उसका मास नंबर भी क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसको क्या बोलोगे, सिमेट्रिक फ्यूजन। सिमेट्रिक फ्यूजन ओनली बीइंग डिफाइंड एज वन वेयर न्यूक्लियस जेड ए को न्यूक्लियस दे रखा है, ब्रेक इटसेल्फ ब्रेक होना मतलब स्पॉन्टेनियस फ्यूजन है इनटू टू हेवल्स, वो दो हाफ में क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो जब ये ब्रेक होगा, यहाँ पे फ्यूजन होगा, तो कोई ना कोई एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी। तो एनर्जी रिलीज़ किसके को आ जाएगी, ये मेरे पास क्या है, एग्जैक्ट मास है न्यूक्लियाई का। और जो मेरे पास ये आपके पास एग्जैक्ट मास है, ये सेकंड वन है फ्रेगमेंट्स का एग्जैक्ट मास है। ठीक है, या फिर फ्यूजन न्यूक्लियाई बोल सकते हैं इनको। ये कितने थे, 2 थे, तो इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एनर्जी रिलीज़ आ जाएगी आपके पास, कि कितनी एनर्जी आपकी क्या हुई है, रिलीज़ हुई है यहाँ से। अब जो सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला बाइंडिंग एनर्जी जिसने डिफाइन की थी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर मैं जेड ए न्यूक्लियस के लिए लिखूँ तो क्या आ जाएगा, ए वी ए माइनस ए एस A2/3 माइनस ए सी जेड इंटू जेड -1 A1/3 माइनस ए एन क्या थे आपके पास, ए वी जो फर्स्ट है ये वॉल्यूम एनर्जी थी, देन सरफेस एनर्जी है, कोलम्बियन एनर्जी है, एसिमेट्रिक एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी। इसमें पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, तो आगे चल के इसको निगलेक्ट करके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू स्मॉल है इस वजह से। अब बाइंडिंग एनर्जी फ्रेगमेंट्स की लिखे तो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की है तो इकट्ठी लिख लेते हैं। और मेरे पास जेड को क्या करोगे, पूरी जो इक्वेशन है जेड को Z/2 से रिप्लेस कर दोगे और ए को A/2 से रिप्लेस कर दोगे। और कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई होगी। क्योंकि पहले अगर सिंगल के लिए लिखो तो मेरे पास 2 हटा दो यहाँ से, सिर्फ जेड को Z/2 से, ए को A/2 से रिप्लेस करना है। अब 2 हैं तो इस वजह से यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 से पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। हमें क्या निकालनी, एनर्जी। तो मेरे पास जो इसकी जो एनर्जी आई है फ्रेगमेंट्स की, और मेरे पास जो न्यूक्लियाई की एनर्जी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास एनर्जी जो रिलीज़ हुई है वो मिलेगी। तो मेरे पास हमने क्या कर दिया, इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, मेरे पास ये इक्वेशन आ गई सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो ये क्या हो गया आपके पास, रिलीजिंग एनर्जी। ठीक है, अब मेरे पास जब ये सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ से सिर्फ यहाँ से सिर्फ आपके पास क्या होगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू। जो ए एस है ये किसको शो कर रही है, सिमेट्री को, और ए सी शो कर रहे है कोलम्बियन को। तो यहाँ से सिर्फ 2 ही वैल्यू मिली। इसका मतलब मेरे पास जो फ्यूजन स्पॉन्टेनियस फ्यूजन होगा उसमें 2 ही एनर्जी कंट्रीब्यूट करेंगी, सरफेस एनर्जी और कोलम्ब एनर्जी। ठीक है, इन्हीं 2 का कंट्रीब्यूशन होगा। जो पेयरिंग एनर्जी वो बहुत स्मॉल वैल्यू थी तो उसको निगलेक्ट कर दिया हमने।
अब ए एस और ए सी क्या कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे। ए एस की वैल्यू अबाउट होती है 13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ए सी की वैल्यू 0.59 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रोक्स। जब इन दोनों की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे इसमें तो आपके पास क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, और हमें पता स्पॉन्टेनियस फ्यूजन है तो आपके पास क्या होगा, एनर्जी किसके होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 आएगी, क्योंकि हमें बोला था मेरे पास जो न्यूक्लियाई हैं उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जो आपका न्यूक्लियर मतलब ओरिजिनल न्यूक्लियस था और उससे जो फ्रेगमेंट्स आए हैं तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही थी, वहाँ पे इंक्रीज हो रही थी। तो क्यों क्या होगा, ग्रेटर देन, फ्यूजन में आपके पास क्यों की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0, या हम बोल सकते हैं यहाँ पे कौन सी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो मेरे पास क्यों क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, आपके पास 0 रहेगा। तो इसका मतलब ये पूरी क्या होगी, ग्रेटर देन 0। तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से इक्वेट करके यहाँ पे z² ए और एक टर्म आएगी आपके पास z/a। तो मेरे पास z² ए की वैल्यू z/a से काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से इसको क्या करके चल रहे हैं, नेगलेक्ट करके चल रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे सिर्फ z² ए का ही पैरामीटर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसको जब सोल्व करोगे, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ से आ रहा है कि z² ए ग्रेटर देन इक्वल टू है 15। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 15 का मतलब क्या है, इसके अकॉर्डिंग कि ये डिफाइन कर रहा है स्टेबिलिटी लिमिट को, कि ये जो न्यूक्लियाई है स्पॉन्टेनियस फ्यूजन जो मेरे पास अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 15 है वही क्या होंगे, स्पॉन्टेनियस फ्यूजन कर पाएंगे, अदरवाइज वहाँ पे स्पॉन्टेनियस फ्यूजन होगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन जो इसकी एक्चुअल लिमिट है वो 44 के अबाउट है। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, ये लिमिट है मतलब ये गलत आई थी, तो इसका मतलब इसमें कुछ और फैक्टर है जो ऐड होंगे तब ये जाके क्या हो जाएगी, मॉडिफाई होगी आगे जाके ये लिमिट। ठीक है, तो मेरे पास अब तक क्या हुआ, हमने जो डायरेक्ट निकाले एनर्जी के बेस में मेरे पास 15 आई है जो डिफाइन कर रही है कि स्पॉन्टेनियस फ्यूजन होगा इनमें। ठीक है, ग्रेटर देन अगर z² ए की वैल्यू ग्रेटर देन 15 है। फ्यूजन इज़ पॉसिबल और नहीं, ये बोले फ्यूजन हमारे पास सभी न्यूक्लियाई के लिए पॉसिबल है जिनका जो एटॉमिक नंबर है ग्रेटर देन है 35 और मास नंबर है ग्रेटर देन है 80। ठीक है, और वो क्या करेंगे, एनर्जी रिलीज़ करेंगे। तो अगर हम यूरेनियम की बात करें, अगर यूरेनियम का हम बोले सिमेट्रिक फ्यूजन हुआ है तो मेरे पास क्या होगा, 92 के फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होगा। तो इनकी क्या हो जाएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो मेरे पास ये यूरेनियम है तो मेरे पास क्या होगा 238। इनकी सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ से क्यू की वैल्यू मिली है आपको 170, कि यहाँ से जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है अगर हम सिमेट्रिक फ्यूजन कराए यूरेनियम का तो यहाँ से एनर्जी जो रिलीज़ होगी वो कितनी मिलेगी आपको, 170 मिलेगी। ईच ऑफ 2 फ्रेगमेंट्स विद हैव लार्ज एक्सेस ऑफ, ये पूरे जो मेरे पास फ्रेगमेंट्स हैं उनके पास क्या होगा, न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर जो न्यूक्लियाई है उनके कंपैरिजन। जो मेरे पास मान लो पहले यूरेनियम था उसके 2 फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हुआ है सिमेट्रिक फ्रेगमेंट्स में, ये पूरा उनके पास एक्सेस न्यूट्रॉन है। और हमने ये उसमें भी स्टडी जो बीटा स्टेबिलिटी है उसमें भी बढ़ा था, अगर एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ रहे हैं तो वो क्या शो करेगा, अनस्टेबिलिटी को शो करेगा। तो फ्रेगमेंट क्या होंगे यहाँ पे, अनस्टेबल फॉर्म में आ जाएंगे। तो मेरे पास स्पॉन्टेनियस फ्यूजन की थ्योरेटिकल लिमिट आई अपने पास, बट एक्चुअल में मेरे पास क्या होगा, एक्स्ट्रा कुछ वैसे 44 के अबाउट होते हैं, बट यूरेनियम के लिए जो फाइंड आउट करते हैं या फिर हम इस लिक्विड ड्रॉप मॉडल से फाइंड आउट करते हैं तो 35.6 समथिंग आती है या फिर 52 के अबाउट आती है, जो एक अप्रोक्सी वैल्यू को शो करता है, एग्जैक्ट नहीं देता बट एक अप्रोक्स लिमिट को शो कर देता है। तो लेट 2 सिमेट्रिक फ्रेगमेंट, ये बोल रहे हैं हम 2 सिमेट्रिक फ्रेगमेंट लेके चल रहे हैं, ये दोनों क्या करेंगे, मर्ज करें। अब बात करते हैं बैरियर की, पहले हम बैरियर की बात, अब हमने बोला था यहाँ पे क्या होगी, आपके पास 2 एनर्जी आ रही है, तो कूलम्ब एनर्जी और दूसरी आपके पास क्या है, यहाँ पे जो एक कूलम्ब एनर्जी आई थी और दूसरी आपके पास कौन सी आई थी, एसिमेट्रिक एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 2 एनर्जी बची, सरफेस एनर्जी और कूलम्ब एनर्जी, यही 2 एनर्जी बची थी। अब पोटेंशियल बैरियर क्यों आया है, क्योंकि हमने बोला था एक्चुअल लिमिट आपके पास दूसरी है, बट ये जो शो कर रहा है ये लिमिट क्या है, डिफरेंट लिमिट शो कर रहा है आपके पास। ठीक है, तो जब हमारे फ्रेगमेंट्स क्या होंगे, अब जो पोटेंशियल बैरियर हो गए इसमें क्या करेंगे, रिवर्स प्रोसेस को फॉलो करेंगे। रिवर्स प्रोसेस का मतलब कि हम जैसे पहले फ्यूजन हो रहा है उसमें क्या होगा, न्यूक्लियाई 2 उसमें ब्रेक हो रहा है, बट हम पहले लेके चलेंगे कि हमारे पास क्या 2 फ्रेगमेंट्स हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक टाइप से ऑटो मतलब अपोज करेंगे ऑटो फ्यूजन को, तो मेरे पास अपोजिट फॉर्म में लेके चलेंगे, रिवर्स फॉर्म में। ठीक है,
तो मेरे पास जो बैरियर है वो रिवर्स फॉर्म में शो करता है। अब अगर मैं न्यूक्लियाई की बात करूँ, नॉर्मल जो हमने बैरियर, जो एनर्जी है, बैरियर किससे हेल्प, पोटेंशियल बैरियर है तो कूलम एनर्जी की हेल्प से शो करेंगे। तो मेरे पास पहले एक सिंगल न्यूक्लियाई थी, ठीक है, उसके बाद मेरे पास सिंगल न्यूक्लियाई थी, मेरे पास कोई ना कोई उसकी कूलम एनर्जी है। उसके बाद मेरे पास क्या आ रहा है, ये दो न्यूक्लियाई ये है, ये दोनों एक दूसरे से टच कर रहे हैं, तो मेरे पास इसकी भी रेडियस आर होगी और इसकी भी रेडियस क्या होगी, आर होगी, तो ये 2r की कंडीशन होगी। तो अगर आपके पास ये नीचे आर की वैल्यू को शो कर रहा है तो r इजिकल टू 2r होता है, तो उस टाइम मेरे पास ये दोनों क्या होंगे, टच में होंगे, तो इसको जस्ट टच की कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। इस कंडीशन पे मेरे पास क्या हो रहा है, मैक्सिमम, तो इस टाइम क्या होगा, रिपल्सन भी क्या होगा, मैक्सिमम रिपल्सन होगा, क्योंकि दोनों के पास मतलब जो आर नॉट वैल्यू है, एक तो उससे डिफाइन करते हो कि रिपल्सन ये किस में, एक टाइप से अट्रैक्शन में शो करता है, बट ये वैल्यू आर नॉट के इक्वल नहीं है। ये वैल्यू आपके पास क्या है, इसकी फॉर्म में, आर 2r की फॉर्म में, तो मेरे पास 2r वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे क्या होगा, एक टाइप से क्या हो रहा है, दो न्यूक्लियाई हैं, दोनों में क्या होगा, रिपल्सन भी और होगा, तो यहाँ पे एक टाइप से जब जस्ट टच की कंडीशन होगी तो मैक्सिमम रिपल्सन को शो करेगा। तो अगर यहाँ पे मैक्सिमम कूलम रिपल्सन है तो कूलम एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो मेरे पास जो पीक आ रही है, ये मेरे पास इस टाइप से आ रही है, तो ये पीक है, ये मेरे पास किसको शो कर रही है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईसी, और यही पीक जो मेरे पास ये लाइन है, यही आपके पास क्या करेगी, पोटेंशियल बैरियर को शो करेगी। उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, फिर ये डिस्टेंस इनकी इंक्रीज़ करती जाएगी और आपके पास कूलम एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास क्या आ गया, जो मेरे पास ये लाइन है ईसी, ये मैक्सिमम पीक वैल्यू को शो कर रहा है, ये आपका क्या है, पोटेंशियल बैरियर है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपका क्यू ग्रेटर देन ईसी है तो क्या करेगा, स्पॉन्टेनियस फ्यूजन वहाँ पर डन होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। मतलब अगर इस बैरियर को क्रॉस कर गया तो स्पॉन्टेनियस फ्यूजन है, अगर बैरियर क्रॉस नहीं कर पाया तो वहाँ पे कोई स्पॉन्टेनियस फ्यूजन नहीं है। और मेरे पास मैक्सिमम कूलम एनर्जी R इजिकल टू 2r पे आई थी, तो जिसको हम बोलते हैं जस्ट टच की कंडीशन है। अगर हम यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करें, EC किसके इक्वल होता है, मेरे पास Z नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, साथ में मेरे पास उनके इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में चलेंगे कि मेरे पास Z वो तो नंबर आ जाएगा। मान ले हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्या होता है, चार्ज क्या होता है, 1 इंटू ई, तो सेम यहाँ पे चार्ज को डिफाइन कर रखा है Z/2 इंटू ई की स्क्वेयर डिवाइड बाई वैल्यू कितनी है 2r, तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर बाई 2r जेड स्क्वेयर बाई 4। अब हमें r की वैल्यू पता है, r नॉट A1/3 और r नॉट की वैल्यू 1.2 से 1.4 फर्मी मीटर की अप्रोक्स आती है आपकी। तो इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास क्या मिलेगी, EC की ये वैल्यू मिलेगी, EC इजिकल टू 0.150 जेड स्क्वेयर बाई A1/3। ये क्या आ गया आपके पास, EC की वैल्यू आ गई। बट अगर आप जैसे ये किसके लिए बात कर रहे हैं, मेरे पास अगर Cl की बात करें, यूरेनियम की बात करें, तो मेरे पास क्या होगा, ये इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये क्या होगा मेरे पास 210 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट जब पहले फॉर्मूले से हमने फाइंड आउट की थी, वहाँ पे क्यू की वैल्यू की न्यूक्लियाई फ्यूजन हो रहा है, कितनी शो करेगी, वो आया था आई थिंक 170 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रोक्स। अब यहाँ पे वहाँ पे जो कंडीशन थी हम लेके चले थे क्यू क्या ग्रेटर देन 0, बट यहाँ पे कंडीशन चेंज होगी क्योंकि बैरियर, पोटेंशियल बैरियर इंक्लूड हो गया। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए, किससे, पोटेंशियल बैरियर की एनर्जी से, मतलब EC से। तो या फिर हम लिख सकते हैं क्यू माइनस EC ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो क्यू की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, EC एक टाइप से एक मॉडिफाइड करेक्शन टर्म आ गई, उसके अंदर इसकी वैल्यू क्या करोगे, यहाँ पे पुट कर दोगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। AC और AS दोनों कॉन्स्टेंट की वैल्यू पुट कर सकते हो, पिछले जो स्टेप आए थे उसमें भी पुट की थी हमने। तो यहाँ से हमें जेड स्क्वेयर ए की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ से जेड स्क्वेयर ए की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आई है, 52 आई है। तो मेरे पास ये क्या डिफाइन करेगा, स्टेबिलिटी लिमिट को डिफाइन कर रहा है। बट एक्चुअल प्रैक्टिस में जो ये वैल्यू आती है जेड स्क्वेयर बाई ए ग्रेटर देन इक्वल टू 44। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो मेरे पास क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग जो जेड स्क्वेयर बाई ए ग्रेटर देन इक्वल टू 44 का मतलब है कि मेरे पास जो न्यूक्लियाई है, अगर यहाँ पे 44 है, जेड स्क्वेयर बाई ए की वैल्यू 44 है, तो मेरे पास जो ये न्यूक्लियाई है यहाँ पे, या फिर इससे अब वो जो भी न्यूक्लियाई आएंगे वो सारे क्या होंगे, स्पॉन्टेनियस फ्यूजन को शो करेंगे। तो मेरे पास ये क्या थी, स्पॉन्टेनियस फ्यूजन की लिमिट्स थी। और जो जेड स्क्वेयर बाई ए है, इसको क्रिटिकल पैरामीटर बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं फ्यूजन पैरामीटर, जो क्या करेगा, स्पॉन्टेनियस फ्यूजन की जो लिमिट है उसको कंट्रोल करेगा, मतलब उसकी एक टाइप से स्टेबिलिटी को डिफाइन करेगा कि कहाँ तक वो स्टेबल है, कहाँ तक नहीं, कौन से न्यूक्लियाई है स्पॉन्टेनियस फ्यूजन ओकर कर सकते हैं, कौन से न्यूक्लियाई नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब जो स्पॉन्टेनियस फ्यूजन है एक्चुअल में सारे न्यूक्लियाई नहीं कर सकते, ये कभी मतलब
जनरल सारे न्यूक्लियाई स्पॉन्टेनियस फ्यूजन नहीं शो कर सकते, कोई न्यूक्लियाई है मतलब जो शो कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि हमेशा नहीं होता, ये कभी कभी होता है। जैसे अगर यूरेनियम की बात करें, यूरेनियम में स्पॉन्टेनियस फ्यूजन होगा, बट कितने टाइम बाद, 10⁻17 ईयर बाद, ठीक है। तो इतने टाइम बाद उसमें क्या होगा, स्पॉन्टेनियस फ्यूजन ओकर होगा। ओके।